हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल. वंस अगेन लेट्स स्टार्ट येट अनदर न्यू चैप्टर इन आवर बायोलॉजी मिशन नीट 360 आउट ऑफ 360. बच्चों, नीट 23 नीट 24 को हम टारगेट कर रहे हैं. दोनों बैचेस के बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. और बच्चों, हमारा टारगेट ये है कि हमें नीट बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 अटेंड करने हैं. रीजन बीइंग, हमें पता है कि अब कट ऑफ जिस हिसाब से हाई जा रही है, तो वहां पर ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम बायोलॉजी में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर लें, ताकि वो जो मैजिकल फिगर है 600 620 का, उसको क्रॉस करें. इनफैक्ट हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं ताकि अच्छी से अच्छी रैंक आए. और बच्चों, जिस तरह से भी मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा हुआ एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से विद गुड रैंक, ऑल इंडिया रैंक 196 थी बच्चों मेरी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नीट. एक बार में मैंने नीट क्रैक किया था. और मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ. राजस्थान का जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, वहां से मैंने एमबीबीएस करी एंड देन एमडी करी बच्चों एनेस्थीसिया में फ्रॉम कोटा मेडिकल कॉलेज. तो प्रोफेशनली एज ए डॉक्टर तो मैं वर्क कर ही रहा हूँ, लेकिन आउट ऑफ पेशन लास्ट 11 ईयर्स से नीट एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों. तो यही कोशिश है कि भाई जिस तरह से मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा हुआ, हर वो बच्चा जो डॉक्टर बनना डिजर्व करता है उसका ड्रीम भी पूरा हो, है ना. तो एटलीस्ट बायोलॉजी में मैं और मेरी टीम आपकी लगातार मदद कर रहे हैं. और बच्चों, इसी कोशिश के तहत हमने एक ऐप लॉन्च करी थी इस साल, जिसका नाम है सोचिंग, SOCHING. नाम भी इसलिए रखा क्योंकि हम यही मानते हैं कि बायोलॉजी जो है या कोई भी सब्जेक्ट जो है वो रटने का नहीं होता है ना. यदि आप उसको सोच कर कंसेप्चुअली पढ़ें तो फिर जीत पक्की हो जाती है. तो इसीलिए हमने जो हमारी टैग लाइन है वो रखी, जो सोचेगा वो जीतेगा. तो यदि आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं कराया तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो बच्चों, अपने आप को उसमें एनरोल कर लो, है ना. फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान भी है, पेड सब्सक्रिप्शन प्लान भी है. इट्स योर विश, आपको किसके साथ जाना है. सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी कि इसमें क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेगी. तो यू कैन डू इट एज योर नीड. ठीक, दो काम और करने हैं बच्चों. चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा. वहां से उसको ज्वाइन करके अपने बायोलॉजी डाउट्स आप मुझसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो बच्चों. ठीक है, दो बैचेस हमारे रन कर रहे हैं अभी सोचिंग ऐप पर, जोश और जुनून. जोश 11th क्लास स्टूडेंट्स का है जो 24 नीट टारगेट कर रहे हैं. जुनून 12th और ड्रॉपर्स का है जो 23 नीट को टारगेट कर रहे हैं. अभी तक बच्चों हम 9 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं. दे ऑल आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. वेटेज वाइज हम चल रहे हैं, प्रायोरिटी से चल रहे हैं. जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, ऑलमोस्ट जैसे टोटल 38 चैप्टर्स जो हैं बच्चों बायोलॉजी के, यदि हम उनमें से सिर्फ 20 चैप्टर्स की बात करें, ओनली 50%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द चैप्टर्स, तो सिर्फ 50% ऐसे चैप्टर्स हैं बच्चों पूरी नीट बायोलॉजी के जिनमें 75% 80% ऑफ द पेपर आता है. तो उन 20 चैप्टर्स को हम पहले कर रहे हैं. ये टारगेट है कि 15 जनवरी के पहले पहले हम उन 20 चैप्टर्स को निपटा लेंगे. और जो फिर लेस इंपॉर्टेंट रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे करीब 15-18 बच्चों, उनको हम लास्ट में करेंगे. इनफैक्ट 15 जनवरी तक हम 20 से ज़्यादा ही कर लेंगे. ठीक है, तो 9 चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं. 3 चैप्टर्स बच्चों अभी हमारे पैरेलल में चल रहे हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें मेंडलिज्म चल रहा है बच्चों, बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा. उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चल रहा है, उसमें भी ब्लड वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. अभी इस लेक्चर के बाद जो सेकंड लाइव लेक्चर होगा वो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का ही है, जिसमें हम आज हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. और अब जो तीसरा चैप्टर पैरेलल में रन कर रहा है दैट इज इवोल्यूशन बच्चों. ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बाद प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा. प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, ये वाले चैप्टर्स में लेने वाला हूँ. ठीक, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे बच्चों. नया चैप्टर है दैट इज इवोल्यूशन. आज इसका फर्स्ट लेक्चर है. इस चैप्टर को बच्चों हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. कौन कौन से 4 पार्ट्स होंगे? सबसे पहला पार्ट होगा ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ की, किस तरह से हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ और हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन हुआ, है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट जो होगा दैट विल बी एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि भाई ये हमें कैसे पता चलता है या पता चला कि इवोल्यूशन हो रहा है या इवोल्यूशन हुआ है. तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, कि वो कौन सी थ्योरीज है जो इवोल्यूशन का मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी ह्यूमन इवोल्यूशन, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारा डेवलपमेंट जिस फॉर्म में हम आ जाए उस फॉर्म में हम कैसे पहुंचे बच्चों. और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जनरली इस चैप्टर में बच्चों को दिक्कत आती है, बट यदि आप इस चैप्टर को एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ो तो बच्चों कभी भी दिक्कत नहीं आएगी. इनफैक्ट ये आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाएगा. तो हम भी इस चैप्टर को इसी तरह से पढ़ेंगे, आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों. बोर्ड्स में सच इस चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन नीट में आता है बच्चों, तो अच्छे से हमें तैयार करना ही है, क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है. तो नीट के हर एक चैप्टर को हमें इंपॉर्टेंस देनी है. ऐसा नहीं कि ये लेस इंपॉर्टेंट तो फिर पढ़ के नहीं जाए. हाँ,
प्रायोरिटी से चलो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा वेटेज वालों को पहले करो, अच्छे से करो, बिल्कुल सॉलिड करो। हाँ, जो चैप्टर्स लेस वेटेज रखते हैं उनको आप बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि उनको भी अच्छे से अच्छे करके जाओ बच्चों। समय की कमी हो तो ठीक है, उनको आप कम समय दे सकते हो, क्योंकि हमें तो हर एक 4 मार्क लेकर आने ही है, हर एक क्वेश्चन सही करना ही है, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं कि हमें सिर्फ 300 प्लस लाने, 320 प्लस या 340 प्लस, टारगेट ये कि हमें 360 में से 360 लाने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का चैप्टर दैट इज एवोल्यूशन, और उसका आज का लेक्चर दैट इज लेक्चर 1 दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। आज इसका ओरिजिन ऑफ लाइफ का पार्ट 1 देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 7 से 8 लेक्चर्स में हमारा मतलब नेक्स्ट वीक के एंड तक या वहाँ तक हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि अभी आज इसका हमारा पहला लेक्चर है। हाँ, तो नेक्स्ट वीक तो नहीं बच्चों, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के मिड तक जाते जाते हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 12-13 दिसंबर तक हमारा ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो टर्म एवोल्यूशन मीन्स टू अनरोल और टू अनफोल्ड, किसी भी मिस्ट्री को खोलना एक तरीके से, दैट इज एवोल्यूशन। यदि हम सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में जाएं, ठीक है, किसी भी चीज का प्रोग्रेस करना, डेवलप करना, चेंजेस किसी में होना, है ना। सिंपल वर्ड एक चीज में बोलूं, एक वर्ड में बोलूं तो चेंज, है ना, चेंज को डिनोट करता है एवोल्यूशन। डार्विन डिफाइंड एवोल्यूशन इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। क्या मतलब है, देखो, फादर ऑफ एवोल्यूशन में हम डार्विन का नाम लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि सबसे पहले एवोल्यूशन के बारे में जो सबसे ज्यादा काम करा, एवोल्यूशन के ऊपर जो सबसे ज्यादा काम करा, वो डार्विन ने करा, है ना। डार्विन ने एवोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डिसेंट का मतलब है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन। हम जब नीचे जाते हैं, है ना, ऊपर की जनरेशन से, पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन की तरफ, तो हर बार नई जनरेशन में हमें कुछ नए कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। और हम नहीं कहते हैं क्या, आजकल के बच्चे बहुत शाणे हो गए हैं, बहुत तेज हो गए हैं, है ना। आपके पेरेंट्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि देखो आज की जनरेशन तो कितनी तेज हो गई है, हमारे समय में तो हम इतने सीधे थे कि भाई हम तो सोच ही नहीं सकते थे जैसा आज की जनरेशन सोचती है। जो काम आज की जनरेशन इस एज में कर लेती है, उस एज में हम तो नाक पूछना भी नहीं जानते थे, ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं पेरेंट्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम जा रहे हैं, तो वहां पर चेंजेस एविडेंट हो रहे हैं, देयर आर चेंजेस, है ना, सोचने के तरीके में, काम करने के तरीके में, हर चीज में बच्चों। तो डार्विन ने यही कहा कि भाई जब भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन अराइज होगी, देयर विल बी सम मॉडिफिकेशन, देयर विल बी सम चेंजेस, और इन्हें ही उन्होंने क्या बोला, एवोल्यूशन बोला। तो डार्विन डिफाइंड एवोल्यूशन एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, दैट इज वन लाइफ form is followed by a new life form after modification of characters or development of new characters. Clear? और साइंस की वो ब्रांच बच्चों जिसमें हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। किस तरह से हमारी धरती के ऊपर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुए, डेवलप हुए। आज जो हम इतनी बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बच्चों हमने बात करी थी लिविंग वर्ल्ड में, तो वो बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली आई कैसे, कैसे इतने सारे लाइफ फॉर्म्स, इतने वेरियस डाइवर्सिफाइड लाइफ फॉर्म्स इस धरती के ऊपर आए, वो सारी स्टडी हम किस में करने वाले हैं बच्चों, इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है। टर्म इवोल्यूशन किसने दिया था बच्चों, टर्म इवोल्यूशन वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये टर्म दिया था बच्चों, टर्म इवोल्यूशन गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जैसा भी मैंने बोला बच्चों आपको, किसको क्रेडिट दिया जाता है, डार्विन को दिया जाता है। उन्होंने ही सबसे ज्यादा काम किया, सबसे क्रेडिबल काम करा। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इन ओरिजिन ऑफ अर्थ हमें देखना है। पहले तो ये देखेंगे कि भाई यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, उसमें अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, और फिर अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक, तो हमारे यूनिवर्स और अर्थ के ओरिजिन को अभी तक ये माना जाता है कि हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं बच्चों, लेकिन जितना हमने समझा है उसके आधार पर जो अभी तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जिसको अभी तक सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, हो सकता है आने वाले समय में ये भी रिजेक्ट हो जाए, गलत साबित हो जाए, लेकिन अभी तक हम यही मानते हैं कि भाई ये थ्योरी सबसे ज्यादा सही है। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है बच्चों यूनिवर्स और अर्थ के ओरिजिन के लिए, ठीक है, वो किसने दी थी, एबेल इमेटर ने दी थी। और थ्योरी का क्या नाम है, नाम सुना होगा आपने, बिग बैंग थ्योरी, है ना, द बिग बैंग थ्योरी गिवन बाय एबेल इमेटर। क्या कहती है बच्चों ये थ्योरी, देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड, एबेल इमेटर के हिसाब से, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी हमारे यूनिवर्स और अर्थ के ओरिजिन के लिए, उनके हिसाब से जो यूनिवर्स है इसका ओरिजिन कब हुआ बच्चों, करीब आज से 20 बिलियन साल पहले, 20 बिलियन ईयर्स अगो, है ना।
कैसे हुआ? ड्यू टू अ थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन एन इनफाइनाइटली डेंस मास, दिस एक्सप्लोजन इज कॉल्ड एज बिग बैंग। उन्होंने क्या कहा कि आज से करीब 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले एक इनफाइनाइटली डेंस मास, एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट डेंस मास था, है ना, जिसको हम फिगर्स में डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या बोला, इनफाइनाइटली डेंस मास। उसके अंदर एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ बच्चों, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, ठीक। और उस एक्सप्लोजन के बाद डस्ट के गैसेस के क्लाउड्स बन गए, और उन्हीं क्लाउड्स में जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह थे ये कंडेंस होकर एक साथ इकट्ठे हुए, जिसकी वजह से स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, सेलेस्टियल बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ, और अल्टीमेटली यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, है ना। तो जो ये एक्सप्लोजन हुआ था उसको बिग बैंग टर्म दिया। बिग बैंग रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। कैसे बनी गैलेक्सीज? जो एक्सप्लोजन के बाद क्लाउड्स बने बच्चों, डस्ट के और गैसियस पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, वो कंडेंस हुए एक तरीके से, या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए ड्यू टू ग्रेविटी, और सेलेस्टियल बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, एस्टेरॉइड्स, मीटेराइट्स, और बच्चों स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हर स्टार के अराउंड कई प्लैनेट्स आपको मिलेंगे, एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से स्टार्स के जो कलेक्शंस थे बच्चों, ठीक है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? एक गैलेक्सी बनाते हैं। उनमें से हमारी एक गैलेक्सी है बच्चों, द मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा जिसको हम कहते हैं। तो आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस अबाउट, अब ये जो 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले एक्सप्लोजन हुआ, इसकी वजह से डिफरेंट गैलेक्सीज बनी, है ना। उनमें फिर हमारी एक गैलेक्सी बनी, आकाश गंगा, दैट इज द मिल्की वे गैलेक्सी। और उसके अंदर बच्चों हमारा जो स्टार है जिसके अराउंड हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, दैट इज सन, है ना। सन के अराउंड प्लैनेट्स की हम बात करते हैं बच्चों, तो वो पूरा हमारा सोलर सिस्टम कहलाता है, और उसमें हमारा एक प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है बच्चों। तो आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस अबाउट 4.6 टू 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो यदि आपसे कोई पूछे यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, तो 20 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन यदि अर्थ के ओरिजिन के बारे में बात करें तो आज से करीब 4.6 से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। कारण, यूनिवर्स बनते ही अर्थ ओरिजिन में नहीं आई बच्चों, टाइम लगा, क्योंकि शुरुआत में जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स नहीं थे, उनको कंडेंस होने में, एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट वे में आने में, प्लैनेट्स बनाने में काफी समय लगा, है ना। तो तब जाके अल्टीमेटली 4.6 टू 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ। आर सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है बच्चों? मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा, जैसा भी मैंने आपको बोला। The planets around the sun were formed due to condensation of atoms and dust particles in the gaseous clouds under gravity। जैसा मैंने आपको समझा दिया कि ग्रेविटी के कारण ये जो एक्सप्लोजन के बाद डस्ट पार्टिकल्स थे, गैसियस पार्टिकल्स थे, जो क्लाउड्स थे बच्चों, गैस और डस्ट के, कंडेंस हुए बच्चों ये पार्टिकल्स आपस में, और इन्होंने आपस में मिलकर प्लैनेट्स और स्टार्स का फॉर्मेशन करा। अल्टीमेटली गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। गैलेक्सीज में हम कह सकते हैं स्टार्स के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इस तरह के सोलर सिस्टम्स का फॉर्मेशन हुआ। उनमें से हमारा जो सोलर सिस्टम है सन के अराउंड है, कौन सी गैलेक्सी में? मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि आकाशगंगा में बच्चों। अब आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बच्चों, तो इसमें हमने ये तो देख लिया कि भी हमारी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कौन सी थ्योरी इसके लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल है, एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है, फादर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कौन है, टर्म एवोल्यूशन किसने दिया। अब हम आज के लेक्चर में और क्या देखेंगे बच्चों, कि अर्थ बन चुकी है, अब अर्थ के बनने के बाद इसके ऊपर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई वो देखना है। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, अगेन लाइफ के ओरिजिन की, अगेन बहुत अच्छी नहीं है ना। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, ऑपरेन हेल्डन थ्योरी जिसको हम कहते हैं बच्चों, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं आपको वो थ्योरीज बताऊंगा जो शुरुआत में ऑपरेन और हेल्डन के पहले दी गई, है ना। तो कई बायोलॉजिस्ट ऐसे थे जिन्होंने शुरुआत से कोशिश करी एक्सप्लेन करने की कि भाई किस तरह से हमारी धरती के ऊपर लाइफ का ओरिजिन हुआ, तो लेकिन उनमें से ज्यादातर गलत थी एक्चुअली, क्योंकि जब ऑपरेन हेल्डन की थ्योरी आई तो उसको सबसे सही माना गया, एक्सपेरिमेंटली वो सही दिखती है, सही प्रूव होती है। अगेन वो एक हाइपोथेसिस है, क्योंकि जब ओरिजिन हुआ था लाइफ का तब हम नहीं थे भाई, है ना, तो कोई विटनेस तो है नहीं, हम अंदाजा लगा सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव कर सकते हैं लैब में कि हाँ कि भाई ये हुआ होगा, देखो ऐसे चेंजेस हुए होंगे, उन चेंजेस से अभी ऐसा हो रहा है तो ऐसा तब भी हुआ होगा। तो एक तरह का हाइपोथेसिस ही हम कह सकते हैं बच्चों, है ना। पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटली सर्टिफाइड नहीं है वो भी, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई है, कुछ नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ओपेरिन और हेल्डन की थ्योरी को इस समय मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी माना जाता है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो उनके पहले जो थ्योरीज आई
उनको अब रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन वो रिजेक्टेड थ्योरीज जो है वो उनमें से कुछ एनसीईआरटी ने भी दे रखी है और आपसे क्वेश्चंस में पूछी भी जाती है। तो आज हम उन एंशिएंट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, और जो मॉडर्न थ्योरी है ऑपरेंट हेल्डन थ्योरी जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एंशिएंट थ्योरीज देख लेते हैं फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले बच्चों एंशिएंट थ्योरीज में जो नाम आता है हम कह सकते हैं कि भाई ये सबसे पहला अटेम्प्ट था टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ की भाई धरती पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, सबसे पहले कोशिश करी थी इस चीज को एक्सप्लेन करने की फादर सोरेज ने, लेकिन बहुत गंदी कोशिश करी थी, है ना, बहुत गलत बात इन्होंने बोली थी। इन्होंने क्या बोला, पहली बात तो इन्होंने बोला कि भाई अर्थ का ओरिजिन हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, हमारी अर्थ जो है सिर्फ 4000 साल पुरानी है। जिस समय ये थे तब से इन्होंने बोला कि 4000 साल पुरानी है। और इन्होंने क्या बोला कि भाई जो लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पे वो मात्र 6 दिन में हो गया, है ना। किसने करा, भगवान ने करा, गॉड ने करा। गॉड क्रिएटेड लाइफ इन 6 days ऑन अर्थ। और एक और चीज बोली कि भाई जैसी लाइफ आज है वैसी एट द टाइम ऑफ ओरिजिन थी, मतलब जब भी ये महाशय थे इन्होंने कहा कि भाई जैसे आज सारे जानवर हैं, जैसे पौधे पेड़ पौधे हैं, जैसे हम इंसान हैं, बिल्कुल ऐसी ही लाइफ पहले दिन से है, पहले दिन से टिप टॉप था पूरा इंसान, है ना। तो जैसा आज है वैसा ही था। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। और इन्होंने ये भी बोला कि भाई जब पहले दिन ही लाइफ वैसी थी जैसी आज है, तो तब से लेकर अभी तक कोई चेंजेस भी नहीं हुए, मतलब एवोल्यूशन के फेवर में बिल्कुल नहीं थे। इनके हिसाब से एवोल्यूशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर आल्सो। तो इन्होंने क्या कहा, भाई जैसी आज स्थिति है वैसी स्थिति एट द टाइम ऑफ ओरिजिन थी, जैसे आज लोग हैं वैसे एट द टाइम ऑफ ओरिजिन थे, जैसी आज गाय भैंस है वैसी एट द टाइम ऑफ ओरिजिन थी, जैसे आज घोड़ा है वैसे एट द टाइम ऑफ ओरिजिन था, जैसे कुत्ता है वैसे ही था, और आगे भी सब वैसे ही रहेंगे। कोई चेंजेस ना पहले हुए ना आगे होंगे। देयर विल बी नो एवोल्यूशन इन फ्यूचर आल्सो एंड देयर वाज नो एवोल्यूशन इन द पास्ट आल्सो, ऐसा फादर सोरेस का कहना था। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना। चेंजेस तो हो रहे हैं, हम खुद प्रत्यक्ष देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ही जाने में चेंजेस हो रहे हैं। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है कि ओरिजिन से लेकर अभी तक कोई एवोल्यूशन यानी कि चेंज ना हुआ हो बच्चों। तो कुल मिलाकर जितने भी पॉइंट्स थे इनके, भाई ये तो सारे के सारे गलत थे। इट वाज अ रिजेक्टेड थ्योरी, सिरे से खारिज कर दी गई। उसके बाद बच्चों कुछ साइंटिफिक थ्योरी थी। अभी इसका तो कोई साइंटिफिक रेशनल था ही नहीं फादर सोरेस की, तो हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल थ्योरी थी, है ना। लेकिन उसके बाद फिर कुछ साइंटिफिक अटेम्प्ट्स भी आने लगे, कोशिश करने लगे लोग यहाँ की भाई साइंस को बेसिस बना के हम थ्योरी दें। फिर थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको हम अबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस भी कहते हैं। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ऑटो मीन्स अपने आप, है ना। तो ऑटोजेनेसिस इस थ्योरी को हमने क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके हिसाब से जिन लोगों ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया उनके हिसाब से भाई लाइफ का ओरिजिन अपने आप हो गया, है ना। अपने आप कैसे हुआ देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली अपने आप, है ना। किससे ओरिजिन हुआ, नॉन लिविंग थिंग से। बायोज मीन्स लाइफ, अबायोज मीन्स नॉन लिविंग थिंग। तो ऐसी थ्योरी जो ये एक्सप्लेन करती है कि नॉन लिविंग थिंग्स से अपने आप कोई केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल चेंजेस कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, कोई साइंटिफिक रेशनल अगेन यहाँ पर भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो एक्चुअली मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अबायोजेनेसिस वर्ड आगे भी आएगा बच्चों, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली जो हम मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी पढ़ेंगे ऑपरेंट हेल्डन थ्योरी, वहां पर भी हम ये बोलेंगे कि नॉन लिविंग एटम्स से ही अल्टीमेटली लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स से ही अल्टीमेटली लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर साइंटिफिक रेशनल दिया, उन्होंने केमिकल रिएक्शंस एक्सप्लेन करे कि हाँ कि कैसे नॉन लिविंग एटम्स या नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए, इवॉल्व हुए, है ना। यहाँ पर ऐसा कोई रेशनल नहीं है। इन्होंने बहुत बकवास करी। कैसे, इन्होंने ऐसे कह दिया कि भाई गेहूं प्लस पसीना प्लस चूहा, है ना। मतलब अजीब अजीब सी चीजें इन्होंने बोली कि हाँ कि भाई गेहूं प्लस पसीना आप साथ में होगा तो चूहा बन जाएगा। कॉम्बिनेशन बना दी अजीब अजीब से। तो गेहूं पसीने चूहे की कॉम्बिनेशन बना दी कि हाँ कि भाई आप एक पसीने वाली शर्ट को गेहूं के साथ रख दोगे तो वहां पर चूहे का फॉर्मेशन हो जाएगा। अरे भाई ऐसे कैसे, लेकिन इसके पीछे अब आप सोचो क्या सोच रहे होगी। देखो हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं इस तरह के अटेम्प्ट से ही होती है, अल्टीमेटली फिर हम साइंटिफिक रेशनल पे पहुंचते हैं। तो देखा क्या होगा, देखो जहां पर भी आप गेहूं को स्टोर करोगे, गेहूं के जो गोदाम होते हैं, है ना, वहां पर ऑब्वियसली बहुत कॉमन सी चीज है कि चूहे वगैरह आते हैं। एक कोइंसिडेंस हो गया होगा कि हाँ कि भाई किसी मजदूर की पसीने वाली शर्ट वहां पड़ी होगी, गेहूं भी होंगे, वहां चूहा देख लिया किसी ने, इनको लगा कि भाई चूहा ऐसा बनता है ना। इस तरह की कुछ थ्योरीज थी। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, उस समय के जो जाने माने बायोलॉजिस्ट थे, बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट बच्चों, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, जीनोफेंस, प्लेटो, बड़े बड़े नाम,
है ना, जो फिलोसोफिस्ट वगैरह थे, बायोलॉजिस्ट थे, एम्पिडोकल्स, एरिस्टोटल, वॉन हेलमोंट, बड़े बड़े नाम भी इस थ्योरी के सपोर्टर्स थे। और क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम इस थ्योरी के सपोर्टर्स थे, तो कई सालों तक इस थ्योरी को भी सही माना गया। आ रही बात समझ में, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस, बट ये भी गलत थी, बिल्कुल गलत थी। फिर आई बच्चों थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये एक पहला ऑनेस्ट अटेम्प्ट था, एक साइंटिफिक अटेम्प्ट था टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और पार्शियली करेक्ट भी था बच्चों। बायोज मीन्स लाइफ, जेनेसिस फॉर्मेशन। तो भाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ का फॉर्मेशन लिविंग सेल से ही होता है। मतलब किसी भी एक नई सेल के फॉर्मेशन के लिए पहले से एक लिविंग सेल का होना जरूरी है, जो कहीं ना कहीं सही है। हम देखते हैं एक सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड होकर नई सेल बनाती है, तो नई सेल्स का ओरिजिन एक प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से होता है। This theory was proposed by Harvey and Huxley. It states that new life form originates from the pre-existing life form. है ना, लैटिन में omnis vivum ex ovo vivo, है ना, कई बार ये पूछा जाता है आपसे कि भाई लैटिन लैंग्वेज में इस थ्योरी का जो स्टेटमेंट था वो क्या था। अब जैसे ये थ्योरी आई बच्चों, ऑटोमेटिकली अबायोजेनेसिस की थ्योरी रिजेक्ट होगी। जिसके पहले अपन ने देखी थी ऑटोजेनेसिस या बायोजेनेसिस की थ्योरी, वो हमने रिजेक्ट कर दी थी इसके बाद, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव की गई थी कई साइंटिस्ट्स के द्वारा, है ना। लेकिन इसका भी क्या ड्रॉबैक था, इन्होंने इतना तो कह दिया कि भाई एक नई लिविंग सेल पहले से एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से बनेगी। लेकिन भाई पहली बार भी तो कहीं ना कहीं से कोई लिविंग सेल आई होगी, उसको किसने दिया भाई? पहली लिविंग सेल तो किसी के डिवीजन से बन नहीं सकती, उसके डिवीजन से नई सेल बन सकती है। तो ये थ्योरी पहली लिविंग सेल के ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसलिए मैंने क्या बोला, पार्शियली करेक्ट थी, पूरी तरह से करेक्ट नहीं थी, या पूरी तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन नहीं करती, है ना। अब ये जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, कि भाई लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इसको एक्सपेरिमेंटली कई साइंटिस्ट्स ने प्रूव करा बच्चों। इनमें जो सिग्निफिकेंट नाम है, फ्रांसिस्को रेडी, पूछ ही जाते हैं आपसे, लेज़ेरो सेपेलेंजिनी और लुइस पास्चर, ये तीन नाम आपको याद रखने कि भाई कौन से तीन साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को तो सही प्रूव करा, और इनडायरेक्टली थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रिजेक्ट कर दिया इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इनमें जो सबसे सिग्निफिकेंट है बच्चों, लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट है, और वही आपसे पूछा भी जाता है कि लुइस पास्चर परफॉर्म स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। क्या करा बच्चों लुइस पास्चर ने? ये देखो, इस तरह की जो नेक का फ्लास्क होता है उसको हम स्वान नेक, हंस की तरह जो या बगुले की तरह जो नेक होती है बच्चों, उसकी तरह की नेक का एक फ्लास्क लिया, है ना, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें न्यूट्रिएंट्स थे जो कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा बच्चों, इस ब्रोथ को पहले बर्नर की मदद से हीट करा, बॉईल करा बच्चों। जब बॉईल करा तो यहां से स्टीम बनेगी और यहां से बाहर निकलेगी। बॉईल करने का फायदा क्या हुआ, इन्होंने इसको स्टेराइल बना दिया। स्टेराइल का मतलब जब आप हाई टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन को बॉईल करोगे तो उसके अंदर जितनी भी लाइफ होगी, माइक्रोब्स वगैरह, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो उनका पर्पस क्या था बॉईल करने का, कि भाई इसको लाइफ फ्री बना दो, जो भी माइक्रोब्स वगैरह बिल्कुल खत्म कर दो इसके अंदर से। जब प्रॉपर्ली बॉईल कर लिया तो अब ये ब्रोथ यानी कि सॉल्यूशन कैसा हो गया, स्टेराइल हो गया। अब इसके अंदर किसी तरह की कोई माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, फ्री फ्रॉम लाइफ, ठीक। और बच्चों फिर इन्होंने क्या करा कि इस तरह से बॉईल करने के बाद बहुत सारे फ्लास्क को ऐसे के ऐसे ही अनटच्ड, अनडिस्टर्ब रख दिया कई दिनों तक। अब उसमें उन्होंने एक और चीज क्या देखी कि भाई ये जो नेक थी यहाँ पर फ्लास्क की, इसमें ये जो स्टीम यहाँ से निकल रही थी, कुछ स्टीम कंडेंस होकर यहाँ पर वाटर कॉलम के फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो कुछ फ्लास्क तो एज इट इज उन्होंने रख दिए, और कुछ फ्लास्क में उन्होंने क्या करा बच्चों, यहां से नेक को तोड़ दिया, ठीक है, इनको भी अनडिस्टर्ब रख दिया। ये भी बॉइलिंग के बाद करा है। दोनों के अंदर स्टेराइल ब्रोथ है। एक में नेक को सही रखा लेकिन उसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया नेक के बीच वाले पार्ट में, और कुछ में नेक को तोड़ दिया। दोनों तरह के फ्लास्क को उन्होंने अनडिस्टर्ब, अनटच्ड रख दिया कुछ समय के लिए। फिर उन्होंने क्या देखा कि कुछ समय के बाद ये जो बिना टूटी हुई नेक के फ्लास्क थे, इनमें जो ब्रोथ था वो स्टेराइल ही रहा, उसमें किसी तरह के कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब्स ग्रो नहीं करे बच्चों। लेकिन जो टूटी हुई गर्दन का फ्लास्क था उसके अंदर उनको कुछ समय के बाद क्या मिले, बैक्टीरिया मिले बच्चों। इससे क्या प्रूव करा उन्होंने कि भाई हवा में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस फ्लास्क में यहां पर पानी इकट्ठा था, तो इस कॉलम को क्रॉस करके बैक्टीरिया इधर नहीं आ पाए। इस कारण से ये वाला जो सॉल्यूशन है ये तो स्टेराइल रहा, इसमें किसी तरह के कोई माइक्रोब्स, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन क्योंकि यहां पर इन्होंने नेक तोड़ दी थी तो आराम से हवा से बैक्टीरिया किस में पहुंच गए, इस सॉल्यूशन में पहुंच गए। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि यदि अपने आप लाइफ का ओरिजिन हो सकता था, जैसा कि थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस कहती है,
तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर इस सॉल्यूशन के अंदर भी क्या ग्रो कर जाने चाहिए थे, माइक्रोब्स ग्रो कर जाने चाहिए थे। नॉन लिविंग मटेरियल है अब ये, है ना, और इसके अंदर आराम से ग्रो कर जाने चाहिए थे, नहीं करे ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो बैक्टीरिया है वो पहले से एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया जो हवा में थे उन्हीं के डिवीजन से, मल्टीप्लिकेशन से ही तो बढ़े ना भाई, वहीं से तो आए। तो ये थ्योरी प्रूव करती है, एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि अ न्यू लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। नई लाइफ के लिए पहले से एग्जिस्टिंग लाइफ चाहिए, लेकिन समस्या वही आ जाती है कि पहली लिविंग सेल कैसे बनी, पहले मुर्गा आया या पहले अंडा आया, वो सवाल अभी भी रह जाता है। तो इसको एक्चुअली फिर किसने समझाया था, ऑपेरिन और हेंडन ने। पहली लिविंग सेल का ओरिजिन को उन्होंने बखूबी समझाया और इसीलिए उनकी थ्योरी को हम एक्सेप्ट भी करते हैं बच्चों। दो और एंशिएंट थ्योरीज हमें देखनी है, एक कॉस्मोजोइक थ्योरी देखनी है बच्चों और एक थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म हमें देखनी है। कॉस्मोजोइक थ्योरी प्रपोज्ड बाय रिचटर बच्चों। इसी थ्योरी को पेनिस्पर्मिया थ्योरी के नाम से एक्सप्लेन करा था अरीनियस ने। क्या कहते हैं थ्योरी, इट स्टेट्स दैट स्पोर्स ऑफ लाइफ दैट इज कॉस्मोजोआ केम टू अर्थ विद कॉस्मिक डस्ट ऑफ कॉस्मोस दैट इज यूनिवर्स। एंड अगेन आज भी बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट्स इस थ्योरी के फेवर में हैं। अभी भी दो गुट बने हुए हैं साइंटिस्ट के, एक ऑपेरिन हेल्डन थ्योरी को सपोर्ट करता है तो दूसरा कॉस्मोजोइक थ्योरी को बच्चों। क्यों? ये मूवीज में आपने देखा होगा, एलियंस के हम बारे में बात करते हैं कि भाई हमारे प्लेनेट के अलावा भी दूसरे प्लेनेट्स हो सकते हैं, दूसरी गैलेक्सीज हो सकती है जहाँ पर लाइफ हो। और अभी भी काफी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि भाई हमारे प्लेनेट पे तो लाइफ काफी बाद में आई है, हमारे प्लेनेट से पहले कई दूसरे प्लेनेट्स पे लाइफ ओरिजिनेट हो चुकी है ना। और उनका ये मानना है कि वहां से कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो सकता है, कुछ स्पोर्स हो सकता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो वहां से ट्रेवल करके थ्रू द यूनिवर्स हमारे प्लेनेट पे आए और फिर उन्हीं से यहाँ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो ये जो स्पोर्स ऑफ लाइफ हैं, जो अभी तक एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, उनको नाम दिया गया कॉस्मोजोआ, स्पोर्स ऑफ लाइफ। माना जाता है कि दे केम टू अर्थ विद द कॉस्मिक डस्ट, मींस जो यूनिवर्स की डस्ट है उसके साथ कहाँ पर पहुंचे, हमारी प्लेनेट पे, हमारी अर्थ पे पहुंचे। कॉस्मोस यूनिवर्स के लिए टर्म यूज किया जाता है, कॉस्मिक डस्ट यूनिवर्स की डस्ट, कॉस्मोजोआ स्पोर्स ऑफ लाइफ बच्चों। इसी को पेनिस्पर्मिया थ्योरी भी कहा गया बाय अरीनियस। ठीक है, तो कॉस्मोजोइक थ्योरी अगेन एज सच अभी इसको हम नहीं मानते हैं, है ना, बट काफी साइंटिस्ट जो हैं इसमें बिलीव करते हैं अभी भी, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए इसको अभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, इट वाज प्रपोज्ड बाय क्यूवियर। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट आफ्टर ईच कैटास्ट्रोफे डिस्ट्रक्टिव इवेंट ऑन अर्थ न्यू लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। क्यूवियर ने कहा कि भाई अर्थ के ऊपर हर एक इंटरवल के बाद, है ना, कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है। कैटास्ट्रोफिक इवेंट का मतलब विध्वंसकारी, प्रलयंकारी, प्रलय आ जाना इसको हम कहते हैं, मास डिस्ट्रक्शन का इवेंट, ऐसा इवेंट जिसमें ऑलमोस्ट पूरी लाइफ खत्म हो जाए। तो क्यूवियर ने कहा कि ऐसा हर कुछ इंटरवल में, कुछ इंटरवल का मतलब ये नहीं था कि हर 5-10 दिन में, 5-10 साल में या 50-100 साल में, नहीं, लाखों सालों में, है ना। तो कई लाखों सालों में इस तरह के इवेंट्स होते हैं अर्थ पे। हर एक मास डिस्ट्रक्टिव इवेंट में, कैटास्ट्रोफे में क्या होता है कि पूरी लाइफ वाइप आउट हो जाती है और क्यूवियर के अकॉर्डिंग फिर इनऑर्गेनिक मैटर से नई लाइफ बनती है। अगेन इट वाज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। ये सही है कि कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं अर्थ के ऊपर कुछ लाखों सालों में, से डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के वक्त हुआ था। ये माना जाता है कि एक मेटेराइट ने अर्थ को हिट करा था जिसकी वजह से बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स उस समय एक्सटिंक्ट हुए, जिसमें से एक मेजर लाइफ फॉर्म जो पूरी तरह से वाइप आउट हो गया, दैट वाज डायनासोर्स बच्चों, है ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गलती क्या है स्टेटमेंट्स में क्यूवियर की, कि उनके हिसाब से पूरी लाइफ वाइप आउट हो जाती नहीं। जब कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होते हैं तो मेजर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हो सकते हैं वाइप आउट, लेकिन पूरी तरह से लाइफ का नामो निशान नहीं मिटता। और जो रह जाते हैं लाइफ फॉर्म्स वही फिर फर्दर नए लाइफ फॉर्म्स में इवॉल्व होते हैं। खुद तो ग्रो करते ही हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हीं से फिर नए और स्पीशीज, नए और लाइफ फॉर्म्स का ओरिजिन यानी कि एवोल्यूशन होता है बच्चों। दिस इज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, अगेन पार्शियली करेक्ट, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए नहीं है। कैटास्ट्रोफिक जो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म है, ये हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्लेन करती है कि हाँ कि भाई लाइफ फॉर्म्स डाइवर्सिफाई कैसे हो रहे हैं। तो बार बार ये जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट होते हैं इनकी वजह से बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स एलिमिनेट भी होते हैं और कई लाइफ फॉर्म्स फिर डोमिनेंट भी हो जाते हैं, ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं, या उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है अभी तक जो चल रही थी वो अपना रास्ता बदल लेती है। क्यों? जैसे इसको हम समझें, यदि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट नहीं होते तो शायद हम इवॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि दे वर द मेजर डोमिनेंट फॉर्म्स। उनके सामने फिर कोई और स्पीशीज का ग्रो करना बहुत मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं वो जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ जिसकी वजह से डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ, शायद इट पेव्ड वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर लाइफ फॉर्म्स लाइक मैमल्स में हम दूसरे मैमल्स के ओरिजिन में मदद करी, है ना। तो एक लाइफ फॉर्म चला गया, क्योंकि एक तरह से डायनासोर जब तक थे हम कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स वर द डोमिनेंट लाइफ फॉर्म्स, और उसके बाद फिर मेमल्स डोमिनेंट लाइफ फॉर्म बन गए। क्यों? क्योंकि डायनासोर्स चले गए, नहीं तो हाथी की क्या बिसात थी उनके सामने, है ना। लेकिन मेमेलियन फॉर्म्स का फिर उदय हुआ, हम कह सकते हैं वो डोमिनेंट हुए।
तो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स कहीं ना कहीं एवोल्यूशनरी जो हम कह सकते हैं कि पाथ होता है उसका रास्ता बदल देती है, उसकी फेट बदल देती है ना। तो ये एंशिएंट थ्योरीज थी बच्चों। तो आई थिंक आज भी मजा आया होगा सुनने में, और ये चैप्टर वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। पता नहीं क्यों बच्चों को ये बोरिंग लगता है, या तो पढ़ाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या पढ़ने के तरीके में, लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बच्चों, और उसमें हमने एंशिएंट थ्योरीज देखी, बेसिक टर्म्स देखे, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है, डार्विन को क्यों क्रेडिट दिया जाता है। एंशिएंट थ्योरीज में 5 थ्योरीज हमने देखी है बच्चों। सबसे पहले जो फादर सोरेस की थ्योरी थी बच्चों, उसके बाद फिर हमने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की देखी, फिर हार्वे हक्सले की हमने देखी बच्चों थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, फिर हमने बात करी कॉस्मोजोइक थ्योरी की, और फिर बच्चों अपने बात करी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म की। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे बच्चों। अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ देर में ही। अपना जो दूसरा लाइव लेक्चर है दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसमें आज हम हार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ब्लड का पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया है, ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है बच्चों, है ना, प्लाज्मा की कंपोजिशन, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, फिर इसके बाद हमने वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर हो गया अभी बच्चों को, और उसके बाद ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो नाउ द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो जितने भी बच्चे प्रीमियम बैच में हैं वो कनेक्टेड रहें और पढ़ते रहें बच्चों। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।